आप लोगों का समाजशास्त्र की कक्षा में स्वागत है। आज हम आपके तृतीय प्रश्न पत्र में तृतीय जो यूनिट है, तृतीय इकाई है, उसमें पिछले लेक्चर में आप लोगों ने जनजाति सामाजिक संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जनजाति सामाजिक स्थिरीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक समाज, चाहे वो सभ्य हो अथवा जनजाति हो, सामाजिक स्थिरीकरण की एक व्यवस्था अवश्य पाई जाती है। अभी सामाजिक स्थिरीकरण का उद्देश्य क्या है? सामाजिक संगठन को मजबूत बनाए रखना तथा विभिन्न योग्यता और कुशलता के व्यक्तियों को उनके अनुरूप परिस्थिति देकर उनके दायित्वों का निर्धारण करना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस संसार में प्रत्येक समाज में, चाहे वो समाज सभ्य समाज हो या जनजाति समाज हो, सामाजिक स्थिरीकरण की एक व्यवस्था अवश्य पाई जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो सामाजिक संगठन है उसको मजबूत बनाया जाए या सुदृढ़ बनाया जाए और विभिन्न योग्यता और कुशलता के व्यक्तियों को उनकी योग्यता और कुशलता के आधार पर के अनुसार उनको परिस्थिति दी जाती है और उनके दायित्वों का निर्धारण किया जाता है उनके द्वारा। तो सामाजिक स्थिरीकरण के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों की परिस्थिति तथा उनके अधिकार दूसरे व्यक्तियों की तुलना में अधिक अथवा कम होते हैं। अब सामाजिक स्थिरीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कुछ व्यक्तियों की परिस्थिति और उनको मिलने वाले अधिकार अन्य व्यक्तियों की तुलना में ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। यदि हम विभिन्न समाजों की बात करते हैं तो जिस समाज में विभिन्न लोग अपनी परिस्थिति के अनुरूप दायित्वों का जितने अच्छे ढंग से निर्वाह करते हैं, वहाँ का सामाजिक संगठन उतना ही मजबूत बन जाता है। अर्थात जिसको जो परिस्थिति प्राप्त हुई है, जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, उसके अनुरूप यदि वो अपने दायित्वों का अच्छे ढंग से निर्वहन कर रहे हैं तो वह जो समाज होगा, उसका जो सामाजिक संगठन होगा, वो उतना ही मजबूत होगा। कहने का मतलब क्या है कि सामाजिक स्थिरीकरण का संबंध मुख्यतः उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा एक समाज के विभिन्न व्यक्तियों को उनकी कुशलता अथवा कुछ अन्य आधारों पर एक दूसरे से उच्च तथा निम्न इकाइयों में विभाजित कर दिया गया हो। अब सामाजिक स्थिरीकरण को मोटे तौर पर हमें समझना पड़ेगा कि एक समाज है, उसमें व्यक्तियों को उसकी कुशलता के आधार पर या कुछ अन्य आधारों पर, उसके अनुभव के आधार पर एक दूसरे से उच्च या निम्न इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे एक परिवार है, एक परिवार में अधिक उम्र के व्यक्तियों का क्या है, निर्णय लेने का अधिकार उनका रहता है और अन्य सदस्यों को भी उसी प्रकार की परिस्थिति या उनको दायित्व दिए जाते हैं। तो एक परिवार में भी जितने सदस्य हैं, सबको बराबर की परिस्थिति प्राप्त नहीं होती है। बड़े बुजुर्गों को और परिस्थिति प्राप्त होगी और उनके जो बच्चे हैं उनको और परिस्थिति प्राप्त होगी, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उस परिवार में उनको और परिस्थिति प्राप्त होगी। अगर हम 3 पीढ़ियों की बात करें, दादा की पीढ़ी, पिता की पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी बच्चों वाली, तो दादा की पीढ़ी के जो सदस्य हैं उनकी परिस्थिति और होगी, उनकी भूमिका कुछ और होगी या उनके दायित्व कुछ और होंगे। इसी प्रकार से पिता की पीढ़ी के दायित्व कुछ और हो सकते हैं, उनकी भूमिका कुछ और हो सकती है, और बच्चों की भूमिका और परिस्थिति कुछ और हो सकती है। तो ये एक स्तरीकरण है। तो स्तरीकरण को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हमें ये भी स्पष्ट करना होगा कि
सभ्य और जटिल समाजों में किसी विशेष परिस्थिति को प्राप्त करना, जहां व्यक्ति की कुशलता प्रयत्नों और महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर होता है, तो वहीं आदिवासी समाजों में यह परिस्थिति अर्जित नहीं होती है बल्कि समाज द्वारा प्रदत्त होती है। अब सभ्य समाज और आदिवासी समाजों में जो परिस्थिति प्राप्त होती है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। यदि हम सभ्य समाजों की बात करते हैं तो वहाँ पर विशेष परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की कुशलता और उसके प्रयासों और उसकी महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर होता है। लेकिन आदिवासी समाजों में यह परिस्थिति अर्जित नहीं होती है, यानी कि उसमें उसका कोई ज़्यादा प्रयास नहीं होता है बल्कि वो समाज के द्वारा उसको प्राप्त होती है, जिसको हम प्रदत्त परिस्थिति बोलते हैं। आदिवासी समाजों में यह परिस्थिति अर्जित नहीं होती है बल्कि क्या होती है, प्रदत्त होती है। जो आदिवासी समाज परंपरागत और बंद समाज है, जिसमें जो प्रचलित जो नियम है उनके अनुसार इस तथ्य का निर्धारण होता है कि समूह में व्यक्ति को कौन सी परिस्थिति प्राप्त होगी और समाज जिन आधारों पर व्यक्ति को एक विशेष परिस्थिति प्रदान करता है उसमें क्या है, लिंग है, आयु है, नातेदारी है तथा संपत्ति का विशेष महत्व होता है। ये आदिवासी समाजों की बात। तो आदिवासी समाजों में विभिन्न आधारों के आधार पर एक व्यक्ति को परिस्थिति प्राप्त होती है, लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, नातेदारी और संपत्ति के आधार पर। अब इन आधारों को थोड़ा सा हम लोग और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला आधार है लिंग भेद। यदि हम बात करें संसार की विभिन्न संस्कृतियों के बारे में, जो उनके जो विभिन्न अध्ययन हुए हैं उन अध्ययनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि लगभग सभी समाजों में लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष की परिस्थिति और उससे संबंधित दायित्व में महत्वपूर्ण अंतर है। आप एक परिवार का ही एग्जाम्पल लें, उसी को हम समाज में फॉलो करेंगे तो एक परिवार में एक पुरुष और महिला की जो परिस्थिति है और जो उनकी जो भूमिकाएं हैं उनमें भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। यदि हम प्राणी शास्त्रीय रूप की बात करते हैं तो प्राणी शास्त्रीय रूप से यह विश्वास किया जाता है कि स्त्रियां कठोर श्रम करने में पुरुषों के समान सक्षम नहीं होती है, अर्थात महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर माना जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो संतान को जन्म देने संबंधी अनेक दूसरी असमर्थताओं के कारण भी उनकी परिस्थिति पुरुषों के समान नहीं होती है। इस आधार पर आरंभिक काल से ही स्त्रियों को बच्चों के पालन पोषण तथा परिवार की व्यवस्था संबंधी दायित्व दिए जाते हैं, जबकि पुरुषों को शिकार करना, युद्ध तथा पशु का पालन जैसे महत्वपूर्ण कार्य दिए जाते हैं। तो ये जनजातीय समाजों में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वहाँ पर पुरुषों का कार्य महिलाओं से भिन्न होता है। जैसे पुरुषों का कार्य शिकार करना, युद्ध और पशुओं का पालन इत्यादि होता है, और महिलाओं के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है वह बच्चों के पालन पोषण तथा परिवार की व्यवस्था संबंधी उनको दायित्व दिए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर नीलगिरी की जो टोडा जनजाति है उसमें स्त्रियों को मासिक धर्म के कारण अपवित्र समझा जाता है, और यह जनजाति पशुपालक होने के कारण न केवल भैंसों को पवित्र मानती है बल्कि उस स्थान को भी मंदिर की तरह पूजती है जहां भैंस बांधी जाती है। इस स्थिति में स्त्रियों को भैंस के बाड़े में जाने की अनुमति नहीं मिलती है। तो महिलाओं के मासिक धर्म के समय पर महिलाओं को जहाँ पर भैंसें बांधी जाती हैं वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं मिलती है। कारण क्या है कि वो भैंसों को
पवित्र मानती हैं, क्योंकि पशुपालक जनजाति है और भैंसों को पवित्र मानती है और उस स्थान को मंदिर की तरह पूजती है वो जनजाति जहाँ भैंस बांधी जाती है। और इस स्थिति में स्त्रियों को भैंस के बाड़े में जाने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है। और साथ ही जो टोडा जनजाति के पुरोहित हैं, जिनको पुलोल कहा जाता है, को भी जीवन भर अविवाहित रहना आवश्यक समझा जाता है। अर्थात जो पुरोहित का कार्य करेगा टोडा जनजाति में, तो उसको जीवन भर अविवाहित रहना पड़ेगा। व्हाइटमैन ने प्यूब्लो जनजाति का अध्ययन करके यह स्पष्ट किया था कि यहाँ स्त्री और पुरुषों की परिस्थिति बहुत कुछ लिंग भेद पर आधारित है, जैसे खेती करने, शिकार करने, पशुओं की खाल से वस्त्र बनाने तथा जंगल से लकड़ी काटकर लाने का कार्य पुरुषों का है, जबकि स्त्रियां केवल वही कार्य करती हैं जो घर के अंदर रहकर किए जा सकते हैं। इससे जो पूर्णतया जो विपरीत है, अब देखो, अब अलग अलग जनजातियों में महिला और पुरुषों की परिस्थिति अलग अलग है। अब इसी के ठीक विपरीत अगर हम असम की पहाड़ियों में रहने वाली खासी जनजाति की बात करें, तो जिसमें बच्चों का जो पालन पोषण है, भोजन बनाना और घर की देखभाल करना पुरुषों का कार्य है, जबकि स्त्रियां उन सभी कार्यों को करती हैं जिन्हें हमारे समाज में पुरुषों द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि धार्मिक और जाति क्रियाओं पर भी स्त्रियों का ही एकाधिकार है। और अनेक ऐसी जनजातियाँ हैं जिसमें लिंग के आधार पर स्त्री पुरुषों में किसी प्रकार का विभेद नहीं देखने को मिलता है। तो बल्कि वहाँ पर कुछ ऐसी जनजातियाँ भी हैं जहाँ पर स्त्री और पुरुषों के कार्यों के आधार पर कोई भेद नहीं होता है और स्त्री और पुरुष मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये लिंग के आधार पर भेद था। और नेक्स्ट जो आयु के आधार पर भेद है, समाज में व्यक्ति को एक विशेष परिस्थिति प्रदान करने में आयु का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आयु भी एक आधार है। यह एक सामान्य तथ्य है। समाज में जो अधिकार तथा पद वयस्क और वृद्ध व्यक्तियों को प्रदान करना उचित समझा जाता है, वे पद बच्चों को प्राप्त नहीं हो सकते। ये तो किसी भी समाज में ये स्थितियां रहती हैं। और यह भी सच है कि आयु स्वयं में इतना परिवर्तनशील तथ्य है कि केवल इसी को आधार मानकर आदिवासी समाजों में कोई स्त्रीकरण कर सकना बहुत कठिन है। यदि हम आयु के आधार पर कुछ विशेष समूह का विभाजन करते हैं तो यह स्त्रीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार बन जाता है। जैसे बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था आदि इसी प्रकार के आयु समूह है। और वैसे साधारणतः ये समझा जाता है कि आयु बढ़ने के साथ व्यक्ति के ज्ञान और अनुभव में भी वृद्धि होती रहती है। इसलिए महत्वपूर्ण परिस्थितियों में अधिक आयु के व्यक्तियों को ही प्रदान की जाती है। जो महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं वो अधिक आयु के व्यक्तियों को ही दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न आदिवासी समाजों में आयु के आधार पर व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली जो परिस्थिति संबंधी जो विशेषताएं हैं एक दूसरे से काफ़ी भिन्न देखने को मिलती हैं। यहाँ अलग अलग जनजातियों में ये आयु के आधार पर परिस्थितियाँ अलग अलग देखने को मिलती हैं। जैसे भारत की गौड़ जनजाति में प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्तियों को इसलिए उच्च सामाजिक स्थिति प्रदान की जाती है कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और जादुई क्रियाओं में उनके द्वारा दिया गया परामर्श बहुत उपयोगी होता है। और यहाँ अनेक जो वृद्धजन हैं उनकी समितियाँ बनी हुई हैं तथा वृद्धजन समिति की राय के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग जो जनजाति समाज है उनमें आयु के आधार पर स्त्रीकरण देखने को मिलता है। अगला जो आधार था लिंग तथा आय के अतिरिक्त आदिवासी समाजों में नातेदारी भी व्यक्ति को एक विशेष परिस्थिति
प्रदान करने में महत्वपूर्ण आधार है। तो जैसे अगर देखा जाए तो आदिवासी जो गांव है अथवा समूह है, व्यक्ति का मूल्यांकन उसके माता पिता और दूसरे उसके स्वजनों को दृष्टि में रखते हुए किया जाता है। तो अर्थात स्वजनों का मतलब उसके नाते रिश्तेदार। यदि हम समूह की बात करें तो समूह में यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो उसके स्वजनों को भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी आदिवासी गांव में या समूह में किसी व्यक्ति को दंडित कर दिया गया तो उसके जो नाते रिश्तेदार हैं उनको भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टोडा जनजाति में एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करती है। इस दशा में यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि उस स्त्री के जन्म लेने वाले बच्चे का वास्तविक पिता कौन है। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्री के जो गर्भकाल के 5वें महीने में उसका जो भी पति पुरुष पीमी संस्कार के द्वारा उसे धनुष बाण भेंट करता है, उसी को जन्म लेने वाले बच्चे का पिता मान लिया जाता है। इसी प्रकार ट्रोबियंड द्वीप में स्त्रियों को यौन संबंधों के क्षेत्र में बहुत अधिक स्वतंत्रता मिली हुई है, जिस कारण से बच्चे के वास्तविक पिता को ज्ञात कर सकना बहुत कठिन होता है। और ये सभी दशाएं परिस्थिति निर्धारण में नातेदारी के महत्व को संदेहपूर्ण बना देती हैं। लेकिन इसके बाद भी इस तथ्य से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि आदिवासी समाजों में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण परिवार की परिस्थिति से कुछ न कुछ सीमा तक अवश्य प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक परिवार का या उसके स्वजन कौन है इसको भी देखा जाता है। तो अंतिम था संपत्ति भेद। संपत्ति भेद में यदि हम सभ्यता के विकास की बात करें तो उसके प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति की परिस्थिति के निर्धारण में जो उसके द्वारा अर्जित संपत्ति है उसका कुछ न कुछ योगदान अवश्य रहा है। लेकिन हम विभिन्न समाजों में संपत्ति का रूप एक दूसरे से बहुत भिन्न होने के कारण इससे संबंधित कोई सार्वजनिक निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। यदि हम अपने समाज की बात करें तो हम अपने समाज में जिन वस्तुओं को बहुत मूल्यवान समझकर उन्हें संपत्ति के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं उनका आदिवासी समाजों में कोई महत्व होना आवश्यक नहीं है। यदि हम दूसरी ओर आदिवासी समाजों में खेती के मामूली उपकरणों, पशुओं तथा खाद्यान्न को सुरक्षित रखने वाले बर्तनों को संपत्ति के रूप में मान्यता देते हैं तो उससे हमारे समाज में विशेष महत्व नहीं है। लेकिन जनजातियों में इन उपकरणों का, पशुओं का और खाद्यान्न को सुरक्षित रखने वाले बर्तनों को संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जो अन्य समाजों में इसका विशेष महत्व नहीं है। यदि हम इसके अलावा आदिवासी समाजों में व्यक्तियों की आवश्यकताओं की बात करते हैं तो उनकी आवश्यकताएं इतनी कम हैं कि उनके लिए संपत्ति को संचय करना कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। जैसे सभ्य समाजों की बात करते हैं तो वहाँ संपत्ति का संचय करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन आदिवासी समाजों में संपत्ति को संचय करना बहुत बड़ी बात नहीं माना जाता, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। इसी कारण से साइबेरिया की याकूत जनजाति में उस व्यक्ति को एक ऊंची सामाजिक परिस्थिति प्राप्त हो जाती है जो अपनी संपत्ति के द्वारा दूसरे लोगों को की अधिक से अधिक सहायता करने का प्रयत्न करता है। अब साइबेरिया की याकूत जनजाति में ये देखा गया है कि उस व्यक्ति को एक ऊंची सामाजिक परिस्थिति प्राप्त हो जाती है जो अपनी संपत्ति के द्वारा दूसरे लोगों की अधिक से अधिक सहायता करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार से क्वाटिकुल जनजाति में जब कभी व्यक्ति के पास खाद्यान्न और वस्तुओं के रूप में
अधिक संपत्ति एकत्रित हो जाती है तो वह पार्टलैच जैसे व्ययपूर्ण भोज के द्वारा अपनी संपत्ति का दूसरे लोगों में वितरण कर देता है। देखो कितनी बड़ी बात है। क्वाटिकुल जनजाति में ये देखा गया है, जब कभी व्यक्ति के पास खाद्यान्न और वस्तुओं के रूप में अधिक संपत्ति एकत्रित हो जाती है तो वह पार्टलैच जैसे व्ययपूर्ण भोज के द्वारा अपनी संपत्ति का दूसरे लोगों में वितरण कर देता है। केवल इसी के द्वारा वह समाज में एक उच्च परिस्थिति प्राप्त कर सकता है। तो उस जनजाति में ये चीज़ें हैं, संपत्ति के आधार पर जो भेद देखा गया है। अब वास्तविकता तो यह है कि जनजाति समाज की प्रकृति परंपरागत होने के कारण यहाँ अर्जित परिस्थिति का कोई विशेष महत्व नहीं है। अगर हम सभ्य समाजों की बात करें तो सभ्य समाजों में जो अर्जित परिस्थिति है, जिसको हम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से प्राप्त करते हैं, उसका बहुत महत्व है। लेकिन जनजातियों में अर्जित परिस्थिति का कोई विशेष महत्व नहीं है। व्यक्ति को प्राप्त होने वाली परिस्थिति साधारणतः एक विशेष जनजाति की प्रथाओं द्वारा निर्धारित होती है। जैसे विभिन्न जनजातियों की प्रथाएं एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न तो होती हैं और जिसके कारण सदस्यों को प्राप्त होने वाली परिस्थिति के आधारों में भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो जनजातीय सामाजिक स्तरीकरण था, इसमें लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी और संपत्ति भेद, इसके बारे में आप लोगों ने विस्तृत जानकारी ली। तो इसके बाद हम यूनिट 3 को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर में जनजाति विवाह क्या है और उसके उद्देश्य क्या है और जनजाति विवाह के प्रकार क्या क्या है, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।